हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग उस महापुरुष के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वह व्यक्ति जो भारत की गुलामी के समय, जिस समय भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, भारत उपनिवेश बना हुआ था, यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, उस समय में इस महापुरुष ने इंग्लैंड जा कर के अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और वहाँ से लौटने के बाद, इंग्लैंड से जब इन्होंने लौटा तो लौटने के बाद अपनी सुख सुविधा को धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहला प्रयास शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका से, जो कि एक भारतीय के द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध था। उसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में गए। वहाँ जा कर के वहाँ के और भी जो भारतीय लोग थे जिनको सताया जा रहा था, उन सभी को न्याय दिलवाया। उसके बाद वहाँ से जब लौटा तो लौटने के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की सत्ता के नींव को हिला के रख दिया। तो आइए आज उस महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं। कौन है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी वे महापुरुष थे जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को भी न्याय दिलवाया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ के निकट पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो काठियावाड़ के दीवान थे। दीवान होते थे उस समय जो राजस्व वसूलने वाले अधिकारी होते थे। इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड से की। और उनकी निम्न स्तरीय जो शिक्षा है अपने पास के ही विद्यालय से, राजकोट से इन्होंने पूरा किया था। इनका सफ़र शुरू होता है दक्षिण अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका का सफ़र। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका के सफ़र के बारे में, दक्षिण अफ्रीका क्यों गए, किस प्रकार का वहाँ अनुभव रहा, क्या क्या कार्य किया इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जा कर के, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका का सफ़र। इन्होंने गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। जैसा कि अभी आपने सुना कि दादा अब्दुल्ला एक भारतीय गुजरात के व्यापारी थे जो दक्षिण अफ्रीका में रह करके व्यापारी किया करते थे। इनके ऊपर कुछ मुकदमा था, जिस मुकदमा को लड़ने के लिए भारत से दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी को बुलाया गया था। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका का सफ़र महात्मा गांधी का शुरू होता है। वहाँ उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से रंग भेद की नीति के विरोध प्रकट किया। यानी कि जब वहाँ गए तो वहाँ, जैसे कि एक कहानी प्रचलित भी है, आप लोग भी सुने होंगे कि जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी सफ़र कर रहे थे फर्स्ट क्लास से, तो उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट होते हुए भी उनको धक्का मार करके ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। तो सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी इंग्लैंड से कर चुका हो, वैसे व्यक्ति के साथ भेदभाव हो सकता है। तो वहाँ रहने वाले सामान्य लोग जो थे उनके साथ तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भेदभाव होता था। तो उन्होंने गए वहाँ 1893 में, तो गोरों द्वारा काले लोगों से रंग भेद की नीति के विरोध प्रकट किया। गांधी जी 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। यानी कि 1893 से शुरू जो सफ़र होता है दक्षिण अफ्रीका का, वो जा कर के 1914 ईस्वी में समाप्त होता है। तो 1893 से 1914 ईस्वी के बीच महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से काम किए, उन सभी कामों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे।
बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग पढ़ते भी हैं महात्मा गांधी के बारे में। बट जो भारत में उनके द्वारा, भारत में जो योगदान रहा महात्मा गांधी का, उनको उस बात को हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। परंतु दक्षिण अफ्रीका में बस इतना ही जानते हैं कि वो जा कर के गोरों से लड़े थे, कालों के विरोध, जो भेदभाव होता था उसके विरोध में लड़े थे। लेकिन किस प्रकार से वहाँ आंदोलन हुआ, कौन कौन से आंदोलन हुआ, उन बातों को आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे। जब दक्षिण अफ्रीका गए तो सबसे पहले तो दादा अब्दुल्ला जो थे, इनके मुकदमे को समाप्त किया। उसके बाद जब वहाँ देखे कि वहाँ भारतीयों को सताया जा रहा है रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, तो उनसे रहा नहीं गया और वहाँ गोरे द्वारा काले लोगों के रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। वहाँ रहने वाले जो भारतीय थे वो 3 वर्गों में विभाजित थे, 3 वर्गों में संगठित थे। यानी कि वहाँ भारत से जो जैसे गिरमिटिया मजदूर के रूप में या और किसी कार्य के काम के तलाश में या व्यापार के तलाश में बहुत से लोग जो थे दक्षिण अफ्रीका पहुँचे हुए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रहते थे वो 3 वर्गों में संगठित थे। प्रथम वर्ग में आए दक्षिण भारत से, प्रथम वर्ग में जो थे वो दक्षिण भारत से आए हुए मजदूर थे। आखिर दक्षिण भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? तो ये गए थे 1890 ईस्वी में के पश्चात गन्ने के खेतों में काम करने के लिए। जब भारत में अकाल पड़ा था तो उस समय 1890 ईस्वी में भारत के दक्षिणी भाग से 1890 में दक्षिण अफ्रीका में ले जाया गया था गन्ने की खेती करने के लिए। दूसरा वर्ग था भारत से आए मेमन मुसलमान। मेमन मुसलमान मुस्लिम ही होते हैं, इनका अलग सांस्कृतिक होता है जो मूल रूप से भारत और पाकिस्तान में पाए जाते हैं, रहते हैं। तीसरे वर्ग में भारत से आए वे मजदूर थे जो कार्य अनुबंधित मजदूर, कहें तो ये अनुबंधित मजदूर है, जो एक एग्रीमेंट के तरह वहाँ भारत से ले जाए गए थे, परंतु अनुबंध समाप्त होने के पश्चात अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग 3 वर्गों में संगठित थे। पहला वर्ग उन लोगों का था जो 1890 के पश्चात भारत से दक्षिण अफ्रीका ले जाए गए थे गन्नों की खेती में काम करने के लिए। दूसरे वर्ग में मेमन मुसलमान थे जो मूल रूप से भारत और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये लोग व्यापार में ज़्यादा विलीन रहते हैं। मूल रूप से इन लोगों का अगर पेशा देखा जाए तो व्यापार होता है। तीसरे वर्ग में वो लोग थे जो भारत से एक एग्रीमेंट के तहत, जिनको अनुबंधित मजदूर, गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका में कार्य करने के लिए ले जाया गया था, परंतु उनका एग्रीमेंट जितना समय का था उस समय ख़त्म होने के बाद वो अपने परिवार के साथ वहीं बस गए थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय जो लोग थे दक्षिण अफ्रीका में वो 3 वर्गों में संगठित थे। अब गोरे सरकार और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा आखिर किस प्रकार से अत्याचार किया जाता था, पूरी बातों को तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ बातें जानेंगे, जिससे कुछ बात कहा जाता है कुछ जान करके बहुत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत जान करके कुछ का अंदाज़ा लगाया जाए या नहीं, लेकिन कुछ सुन करके और बहुत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे में इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, यानी कि आम नागरिक का मूल अधिकार होता है मताधिकार। अगर मताधिकार है तो अपने लिए अपनी सुविधा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए सरकार से कुछ आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर सरकार को किसी बात का डर होता है तो वो होता है मत का। जबकि भारत से जो दक्षिण अफ्रीका में जो लोग गए थे, जो वहाँ रहने लगे थे, उनको मताधिकार नहीं था, यानी कि मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं था। इन्हें कुछ विशेष स्थानों में रहने की अनुमति थी,
यानी कि इनके लिए एक विशेष जगह, जैसे घर में हम लोग घर जब बनाते हैं तो घर के बनाने में एक ऐसा घर बनाया जाए, गौशाला बनाया जाता है जो गायों के लिए, जानवरों के लिए पर्सनल रखा जाता है। जबकि हम लोग जानवरों को लिए भी घर बनाते हैं, जानवरों के लिए भी, तो उसको भी साफ और सुरक्षित रखते हैं। जबकि इन लोगों को वैसे क्षेत्र में रहने की अनुमति थी जहाँ ना तो किसी प्रकार की अच्छी सुविधा, पानी की सुविधा, ना बिजली की सुविधा, गंदगी, सारे शहर की गंदगी उस क्षेत्र में फेंके जाते थे। तो वैसे क्षेत्रों में रहने की अनुमति थी और बहुत ही कम क्षेत्र था, सीमित क्षेत्र, कहें तो संकीर्ण क्षेत्रों में रहने की अनुमति थी। इसके बाद रात्रि 9 बजे के बाद भारतीय और काले अफ्रीकियों को, यानी कि रात्रि 9 बजे के बाद, रात के 9 बजे के बाद भारतीय लोग और अफ्रीका के काले लोगों को बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि जैसे ही रात 9 बजेगा उसके बाद कोई भी भारतीय या फिर कोई भी अफ्रीकी, काले अफ्रीकी सड़कों पर नहीं दिखाई देने चाहिए। इन्हें सार्वजनिक फुटपाथ की उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। रोड के किनारे जो फुटपाथ बना होता है पैदल चलने के लिए, उसका भी उपयोग इन लोग नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे भारतीयों के साथ और वहाँ के काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। इसके बाद जब इन सब बातों को जब जानते हैं महात्मा गांधी, तो इनका संघर्ष उसका शुरुआत होता है, जो उदारवादी चरण के शुरुआत होता, उदारवादी चरण शुरुआत होता है, जो 1894 से शुरू होकर के और 1906 ईस्वी तक चलता है। इस चरण में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को याचिकाएं एवं प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाई। यानी कि प्रथम चरण जो था, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 2 चरणों में विरोध किया था। एक किया था 1906 से 1914 तक और एक किया था 1894 से 1906 के बीच। जो पहला चरण था उस संघर्ष का उदारवादी चरण था और दूसरा था अहिंसात्मक प्रतिरोध सत्याग्रह का काल। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल। उदारवादी मतलब होता है नए विचार उत्पन्न करने वाला। तो इस चरण में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को, देखिए इस चरण जब ये 1894 से जब उदारवादी चरण का जब शुरुआत होता है, तो इस चरण में महात्मा गांधी वहाँ की सरकारों को याचिकाएं लिख करके देते हैं कि ये जो गोरे काले का जो भेदभाव है, इस भेदभाव को समाप्त किया जाए और सबको बराबर हक दिया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रिटेन को भी इस संबंध में अनेक प्रार्थना पत्र भेजा था। यानी कि वहाँ के अफ्रीका के सरकार को भी दिया पत्र और साथ साथ ब्रिटेन के सरकार को भी दिया। ब्रिटेन के सरकार को प्रार्थना पत्र देने का कारण ये था क्योंकि उस समय 1893-94 के आसपास, 94-95 यानी कि 1947 तक भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उपनिवेश वासियों की रक्षा करना, यानी कि प्रजा की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। इसी बात को समझते हुए महात्मा गांधी ने ब्रिटेन को भी, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके संबंध में अनेक पत्र भेजे। गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नेटल भारतीय कांग्रेस का स्थापना किया। हम लोग INC जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था। परंतु नेटल भारतीय कांग्रेस के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है भारत में नहीं हुआ था, इसी कारण हम लोग उतना नहीं जानते। इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और उसी समय इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये दोनों काम महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। पहला नेटल भारतीय कांग्रेस और दूसरा इंडियन ओपिनियन पत्रिका।
इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। पहला में तो प्रार्थना पत्र दिया जाता है सरकारी अधिकारियों को, सरकार को, ब्रिटेन के अधिकारियों को, सरकार को, परंतु इससे कोई सुनवाई नहीं होता है। तो इस सुनवाई को न होने के कारण अहिंसात्मक प्रतिरोध शुरू हो जाता है, जिसे सत्याग्रह का काल भी कहते हैं। इस काल में पहला काम होता है दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध गांधी जी के संघर्ष का दूसरा चरण 1906 मतलब प्रारंभ होता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का दूसरा चरण जो सत्याग्रह का चरण था वो शुरू होता है। इस चरण में गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई थी। दूसरे चरण में महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई थी, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था। इस सत्याग्रह में पहला सत्याग्रह था पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह। यह है क्या? पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह। पंजीकरण प्रमाण पत्र था कि हरेक भारतीय, भारत के लोग जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, उनका अपने अंगूठा से लगा हुआ निशान वाला प्रमाण पत्र अपने पास हमेशा रखना होता था। तो प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखें। गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया, यानी कि पहला सत्याग्रह जो हुआ था पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध हुआ था। ये पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसमें भारतीयों को अपने अंगूठे से लगे निशान वाला प्रमाण पत्र हमेशा साथ रखने के लिए कहा जाता था। दूसरा था कि प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध। जब इस प्रकार के आंदोलन चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था, तो उस समय जितने भी भारतीय जो हैं दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे उन पर रोक लगा दिया गया। इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण 1908 ईस्वी में गांधी जी को जेल भेज दिया गया, जेल जाना पड़ा। यानी कि गांधी जी का जेल जाने की प्रक्रिया है ये भारत में आने से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू हो गया था। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध जब विरोध कर रहे थे, उसी समय महात्मा गांधी को और इनके साथ अन्य बड़े बड़े क्रांतिकारियों को भी जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 1908 ईस्वी में जब प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध जब कर रहे थे, उस समय भी 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा। इसके बाद है पोल टैक्स। पोल टैक्स क्या है? तो पोल टैक्स उन लोगों पर लगाया जाता था जो अनुबंधित मजदूर, यानी एक एग्रीमेंट के तहत, जैसे 10 साल का 15 साल का ऐसे एग्रीमेंट के तहत जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में काम करने गए थे और उनका समय खत्म हो गया था, 10 वर्ष, मान लीजिए कि 10 वर्ष का है तो 10 वर्ष का समय खत्म हो गया था। उसके बाद यानी इकरारनामे के समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर सरकार ने 3 पाउंड का कर लगा दिया। यानी कि जो मतलब एक निर्धारित समय के लिए जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में गए थे, लेकिन समय खत्म होने के बाद अपने परिवार के साथ वहीं बस गए, तो उन लोगों पर अफ्रीकी सरकार ने 3 पाउंड का कर लगा दिया था। और 3 पाउंड का कर लगाने के बाद विरोध होने का कारण ये था कि उस समय के में जो भारतीय लोग जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, अधिकतर बहुत ही गरीब किस्म के थे, जिनका महीने का इनकम था 10 शिलिंग, लगभग 10 शिलिंग मंथली इनकम था, 10 शिलिंग। जबकि 1 पाउंड होता है 20 शिलिंग के बराबर होता है। 1 पाउंड 20 शिलिंग के बराबर, जबकि इनको कर कितना देना होता था? तो 3 पाउंड, यानी कि 3 पाउंड बराबर 20 60 शिलिंग, जबकि इनका इनकम जो था वो 10 शिलिंग ही था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 50 शिलिंग कहीं न कहीं कर्जे के रूप में लेकर चुकाते, या फिर कितना कर्जा कितना लिया जा सकता है। तो इसीलिए लोगों में विरोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने
विरोध जताया सरकार के खिलाफ। वह विवाह, देखिए एक और क्या है, एक तो पोल टैक्स समझ में आया कि जो समय से ज़्यादा निर्धारित समय से अधिक समय तक जो अफ्रीका में रह रहे थे उन पर 3 पाउंड का कर लगाया गया था। दूसरा था भारतीय विवाह को अप्रमाणित करने के विरुद्ध, यानी कि भारतीय विवाह जो होता है उसको दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने अवैध घोषित कर दिया और उनके द्वारा जो बच्चे जो जन्म लेते थे उन्हें भी अवैध घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वह विवाह जो ईसाई पद्धति से नहीं हुआ हो और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ हो, वे विवाह जो ईसाई पद्धति से नहीं हुआ हो और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ हो, उन्हें कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। इन कारणों से दक्षिण अफ्रीका के में जो भारतीय लोग रहते थे उन लोगों ने और विरोध जताया सरकार के खिलाफ। तो आइए अभी हम लोग देखे थे उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए आंदोलन कार्य प्रयासों को, उन प्रयासों के क्या परिणाम प्राप्त हुए उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम, क्या परिणाम आया? तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ गया। जिस प्रकार से भारत में अंग्रेज को झुकना पड़ा, वैसा ही उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के सरकार को भी भारतीयों की मुख्य मांगे जो थी उसे उन्होंने मान ली और अफ्रीकी सरकार को भारतीयों के आगे झुकना पड़ गया। उन्होंने जो 3 पाउंड का कर जो लगाया था, पंजीकरण प्रमाण पत्र कानून जो लाया था, उन सब को समाप्त करना पड़ा उन्हें। भारतीयों को उनके रीति रिवाजों से विवाह करने की छूट प्रदान की गई और भारतीय अप्रवासियों की अन्य कठिनाइयों पर दक्षिण अफ्रीका सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन किया। यानी कि कहा जाए तो भारतीयों को भी वो सारे अधिकार मिलने लगे जो गोरे लोगों को मिलते थे, गोरे सरकारों को दिया जाता था। भारतीयों के साथ भेदभाव, रंग भेद, जन्म के आधार पर भेदभाव, तो इन सब को समाप्त कर दिया गया। जो विवाह जो अवैध माना जाता था, ईसाई के जो भारतीय जो विवाह की पद्धति थी उसको उन्होंने, वहाँ के कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था, उसे भी उन्होंने वापस लिया। इसी दौरान एक टॉलस्टॉय फार्म का गठन किया जाता है। जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन के दौरान जो सत्याग्रही थे, जो सत्याग्रह कर रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो धीरे धीरे दयनीय होने लगी, खराब होने लगी। तो उसको संभालने के लिए एक टॉलस्टॉय फार्म का गठन किया गया। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1910 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो सत्याग्रहियों का पुनर्वास की समस्या को हल करना, यानी कि उनको वैसे जगह जो अफ्रीकी सरकार जो है, जो गंदे जगहों पर उनको रहने की जो अनुमति दी थी, उस जगह से हटा करके और एक अच्छे सुव्यवस्थित स्थानों पर ले जा करके उनको बसाना और उनके भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए टॉलस्टॉय फार्म का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। बहुत से भारतीय लोगों ने अपना ओर से चंदा दिया, चंदा के रूप में दान किया था। तो आज हम लोग दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रयासों का और उनके परिणामों को देखें। इसके बाद आगे की जो घटना जो है, जैसे 1914 में महात्मा गांधी जो है वो भारत वापस आ जाते हैं। तो 1914 में जब भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, इसे अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।